Good morning, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah and Zohaib is sitting in for Abdullah. How are you? मैं ठीक हूँ। अच्छा कल जो आपकी जो फेवरेट मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे पता था कि आप ये कह रहे हो कैसे हैं आप। हाँ तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कैसे। नहीं मैं बताऊंगी नहीं अब कि मैं कैसी हूँ, लेकिन बात हमने ये आप ऐसे अच्छी है, अच्छी लगती है सबको, ठीक है, अच्छी दिखती है, कैरी ऑन। और आपका सोल अच्छा है, आपका दिल अच्छा है, तो बस फिर अच्छी हैं आप। मतलब मेरा था ना कि अगले 15 मिनट हम इसी में गुजार देते हैं। Forget everything जी। कल जबरदस्त किस्म का PSL का हाफ टाइम मैं कह दूं या जो भी आप कहना चाहते हैं, आपको पता है कि दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है, तो जबरदस्त रीस्टार्ट हुआ है जी। और कल क्या जबरदस्त मैच था। जोहेब और मैंने तो अपनी टीम्स थोड़ी सी डिवाइड कर ली थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैंने भी अपनी टीम बदल ली एंड वी वन। तो लिहाजा लाहौर PSL का ये भी फायदा है, सारी अपनी टीम्स है, जो टीम हार रही है दूसरी वाली ले रहे हैं आप, क्या हो गया? बिल्कुल, they are all our और आखिरकार आपकी टीम चैंपियन बन जाएगी। बिल्कुल जी, जब ऐसे करेंगे और इसका मतलब ये है कि जो भी बनेगी वो हमारी ही टीम होगी। लेकिन जबरदस्त ही प्ले कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स, और खास तौर पे बिकॉज वी नो कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में लाहौर कलंदर्स हैज नॉट डन वेल, सो व्हेन दे डू वेल इट्स अ ब्यूटीफुल मैच। इंट्रो में ये तो खैर मैच के दिखा रहे हैं, इंट्रो में बजट की बात क्यों नहीं करनी? आप क्यों इतनी मायूस दिखाई दे रही हैं? बजट ये नहीं, व्हाट डू यू मीन? नहीं तो मैंने आपसे कहा कि वो बजट की बात करते हैं इंट्रो में। बिल्कुल, कल आ रहा है बजट, आपने कहा नहीं इंट्रो में कल जब बजट आएगा तो कल करेंगे कोई अच्छी खुशी की बातें। कोई मैच स्टार्ट हुआ है, व्हाई वी टॉक अबाउट बजट एंड पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग एवरी डे। आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड एट द मोमेंट। अच्छा ठीक है, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दिस मैच। एंड आल्सो लास्ट ओवर में लगता है आपने देखा नहीं है, लेकिन लगता था कि सुपर ओवर तक बात चली जाएगी बिकॉज दे वर इक्वल इन द लास्ट बॉल, और इट वाज a very fun match to watch। बड़ा मजा आया, पहला मैच बहुत अच्छा रहा, लाहौर कलंदर्स जीत गया। अब इस पर तफसीली बात हम करेंगे आगे चलकर। सनसनीखेज मुकाबला था, सनसनीखेज मुकाबला था, बिल्कुल था। और आज का मुकाबला फिर कैसा होने जा रहा है? सनसनीखेज दो मैचेस हैं, दो मैचेस पता है कि दो मैचेस होंगे, तो एंड कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी जी, तो लाहौर और मुल्तान। अच्छा जी, वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल लेटर। लेकिन जरा ये लोड शेडिंग की क्या बातें हो रही हैं, इस पर हम बात करते हैं कि मुल्क भर में लोड शेडिंग के गैर मामूली इजाफे से अवाम बिलबिला उठी है। गर्मी का आलम तो आप लोगों को पता ही है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और देहात में 12 घंटे से भी ज़्यादा बिजली गायब रहती है। समझ नहीं आ रहा, एक माह पहले हुकूमत इजाफी बिजली बनाने पर पिछली हुकूमत को कोस रही थी, फिर आज वो इजाफी बिजली कहाँ चली गई? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद के एक स्कूल में बिजली की बंदिश और शदीद गर्मी से 25 बच्चे बेहोश हो गए। आपको पता है कि ये कल खबर थी, अस्पताल भी और जिन्हें ऑफ कोर्स अस्पताल जाना पड़ा। लोड शेडिंग की तशवीशनाक सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो जीरो लोड शेडिंग थी। इस हुकूमत को लोड शेडिंग जीरो पर मिली थी, लेकिन आप नालायकी, नाअहली और करप्शन का और बेहिसी का अंदाज़ा कर लें। मतलब इसके लिए इतनी बड़ी नालायकी चाहिए कि जिसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती, कि ज़ीरो लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज़ में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुँचा दिया। तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामले पर हुकूमती रुकन नूर आलम खान अपने ही वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर पर बरस पड़े। असम्बली में उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। ये मर्दान के मिनिस्टर साहब हैं, इनसे भी पूछिएगा, हल्फन इनसे पूछिएगा कि इनके हल्के में लोड शेडिंग होती है या नहीं है। ये सर इनसे भी पूछिएगा, कोई एरिया ऐसे नहीं है जहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही हो। मेरा भाई मिनिस्टर है, हम इसके खुशी से हमारे बिल्कुल वो है, वो दूसरे भी हमारे वो जो मिनिस्टर थे वो जो चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई गलत बयान नहीं करेगा। ये आपने सुन लिया, और जवाब में हम्माद अजहर ने लोड शेडिंग का मलबा भी पिछली हुकूमतों पर डाल दिया। और क्या कहा, ये भी सुन लें। मैं भी इधर दो बातें अपनी हुकूमत के खिलाफ करूं तो ये ऑपोजिशन के लोग बेंच पे जाना, अपने डेस्क पे जाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ जो बिगाड़ ये दोनों जमातें छोड़ के गई, मीटर रीडरों को भर्ती करके गई, महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की।
और तर्जुमान वजारत तवानाई के मुताबिक लोड शेडिंग बिजली की पैदावार में 3000 कमी के सबब हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़र्रुख हबीब का मौक़िफ़ है कि लोड शेडिंग की वजह गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बिजली के महंगे मंसूबे हैं। फ़र्रुख हबीब ने क्या कहा, ये भी देखिए। 3 बार आपने इस मुल्क के अंदर हुकूमत की, किया क्या? आज आपको लोड शेडिंग जो है वो बड़ी सता रही थी, बड़ी तंग कर रही थी। इस मुल्क को बिजली की जरूरत नहीं है, सस्ती बिजली की जरूरत है। किसी एक डैम के ऊपर कोई तामीर का काम शुरू नहीं करवा सके और जो बिजली घर लगाए वो 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगाए। टेक और पे, यानी कि बिजली खरीदो या ना खरीदो, आपने बिजली के कारखाने को पैसे अदा करने हैं। कायदे इस पर इख्तलाफ। शहबाज शरीफ का कहना है ट्रेन हादसा हो या शदीद लोड शेडिंग, हुकूमत अपनी हर नाअहली का मलबा दूसरों पर डालने में माहिर है। वैसे हुकूमत का ये बयानिया शुरू में तो समझ आता था, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं, अवाम चाहते हैं अब नई हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करना सीख ले। तो ये एक सेंस है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बासी साहब, मुल्क भर में इस वक्त लोड शेडिंग की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हुकूमत को इस पर परेशानी है या आप समझते हैं कि बात ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है, ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है? क्या सेंस है आपकी? नहीं, बिल्कुल लोड शेडिंग है और लोड शेडिंग मसला भी है। और बढ़ा चढ़ा की जहाँ तक बात है वो ये कि ये इतने लंबे अरसे का मसला नहीं है, बड़ा मुख्तसर अरसे के लिए प्रॉब्लम है। इस वक्त मुल्क की तारीख की जो होती है साल की सबसे ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव है, और उसकी वजह से बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे अंदाज़ा है कि ये 2-3 दिन में एक तो सप्लाई का कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त भी है और साथ इस अपर पंजाब में बारिशों की भी उम्मीद है, जिससे ये एक जो बहुत ज़्यादा सख्त वेव है और पीक डिमांड है, इससे नीचे आ जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि मसला है और कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल हुकूमत को परेशानी होती है, लोगों की ज़रूरतें पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन लोगों को भी ये समझ है कि ये कोई रूटीन की बिजली की डिमांड नहीं है, ये इस वक्त साल की एक पीक डिमांड होती है जो 2 हफ्ते तक रहती है। तो फिर ये जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो फिर ये इस दफ़ा अर्ली मॉनसून एक्सपेक्टेड है, तो हमें अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, कुछ दिन पहले तक ये बताया जा रहा था कि गुज़श्ता हुकूमत ज़्यादा बिजली बनाएगी, इतनी ज़रूरत नहीं थी वगैरह वगैरह की, ये तमाम बातें की जा रही थी हुकूमत की तरफ से। तो वो बिजली सस्ती हो या महंगी, वो गई कहाँ आखिर, ये सवाल है। आवाम को क्यों नहीं मिल सकी है वो बिजली अभी तक? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिजली वो कैपेसिटी पे बहुत ज़्यादा बना के चले गए और तकरीबन 35 से 38 हज़ार मेगावाट की बिजली की कैपेसिटी है, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन जो तरसील का निज़ाम है वो 23-24 हज़ार से ज़्यादा का नहीं है। तो वो एक कौम के लिए सवाल ज़रूर है कि अगर बिजली है और उस बिजली का फ़ायदा क्या है जिसकी कौम पैसे दे रही है और वो कौम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती एक टाइम पे। एक तो मसला ये है। दूसरी बात ये कि वो जो इस वक्त डिमांड है वो डिमांड कुछ हफ्तों के लिए होती है, तो जो आपका तरसीली निज़ाम है वो इसको उठा ही नहीं सकता। तो हमें बिजली का जो तरसीली निज़ाम है इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे माजी की हुकूमतों ने जो मुआहदे किए और चाहे उसके लिए जो भी फ़ायदा उन्होंने उठाया, उन बिजली की कैपेसिटी जो हमारे पास है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो हमारे बिजली की जो हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी है, उसको हम पहुंचाने का जो निज़ाम है उसको ठीक करें। वो निज़ाम में इस हुकूमत ने कोई 49 अरब रुपए लगाए, उसको ठीक किया, लेकिन इसको शायद इतना शॉर्ट पीरियड में ये ठीक हो नहीं सकती। इसके लिए अगले 2-3 साल लगेंगे जब ये सारा कैपेसिटी बिल्ड होगी। अब्बासी साहब, आप इतनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, लेकिन 3 साल तो इस हुकूमत को भी हो चुके हैं। मतलब 3 साल एक बहुत बड़ा अरसा है। अगर प्रायोरिटाइज किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, इंस्टेड के यू सिटिंग ऑन के पिछली हुकूमत क्या करके गई है या क्या नहीं। और वैसे हम अब्बासी साहब की तस्वीर देख रहे हैं, साथ साथ आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके पीछे बड़ी एक रोशन किस्म की बिजली किस्म की ऑन है और इट्स वेरी वेल लेट। और काश कि इसी तरह हर किसी को बिजली जो है वो नसीब हो। अब भाई साहब, फौरी तौर पर तो कोई बंदोबस्त आप कर ही लेंगे ऑफ कोर्स आवाम की तसल्ली के लिए। ये बता सकते हैं कि बिजली के मसाइल का मुस्तकिल हल क्या सोचा है आपने और कब तक ये सब हो जाएगा? देखें, ये जो अभी इमीडिएट मसला आया, ये 3300 मेगावाट जो है वो तरबेला में फॉल्ट आ गया, तरबेला का काम रुक गया और 1100 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली जो है वो उसमें सिस्टम में लाई जा रही है, 2 दिन के अंदर हो जाएगी। और कराची में भी कुछ 550 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली भेजी जा रही है, बिकॉज वहाँ भी डिमांड ज़्यादा है। तो ये 2 से 3 दिन में
तरबेला का जो फॉल्ट है वो ठीक हो जाएगा, तो तरबेला जब अपनी 3,3300 मेगावाट बिजली बनाना शुरू करेगा तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और साथ ही हमें थोड़ी सी हीट वेव के कम होने की भी एक पेशन गोई है, तो वो एक चीज़ें फिर सेटल हो जाएंगी। और ये जो मसला हमें हफ्ता 10 दिन कौम को देखना पड़ता है, इस मसले की क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मसला नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि ये जल्दी हल हो जाएगा। जी, उम्मीद है सदाकत अली अब्बासी को कि ये मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है, लेकिन बड़ा इंतजार है क्योंकि कोई इतना कोई टाइम फ्रेम दिया नहीं गया। और अब देखिए, आप मुझसे ये पूछ रही थी कि क्यों मैच क्यों नहीं देखा आपने। अब हम मैच में क्यों आ गए? अभी तो मैं अच्छा बिजली नहीं थी। You just made it up। नहीं हो सकता क्योंकि हम पहले ये बात कर रहे थे, आपने कहा था आप वैसे ही बिजी थे कहीं और, ये नहीं कहा था कि बिजली नहीं। मैंने तो ये बात की, आपने कहा जल्दी से ये मैं फिटिंग कर लूं इसके साथ। ओके, वेल सिंस वी आर बैक टू टॉकिंग अबाउट द मैच, आज 2 मैचेस के लिए जाएंगे। पहला मैच में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा कराची किंग्स के साथ, और दूसरा मैच होगा पेशावर ज़ल्मे का लाहौर कलंदर्स के साथ। बिल्कुल, तो ये दोनों मैचेस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। अच्छा जी, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रज़ाक, PSL 6 के मैचेस दोबारा चल पड़े। पहले मैच में बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, आपको किसकी परफॉर्मेंस ने ज़्यादा मुतासिर किया कल के मैच में? बड़ा अच्छा लगा, जो फॉकनर जो है वो आते ही उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़े अच्छे ब्रेक थ्रू दिए लाहौर कलंदर को। और राशिद खान वेरी इम्प्रेसिव, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और जो क्रिकेट की खूबसूरती थी कि दोनों टीमें आपस में लड़ती हुई नज़र आई, फाइट बैक करती नज़र आई, तो स्कोर थोड़ा सा कम हुआ और वो पिच के मुताबिक इतना ही शायद बनता था, और ये कि बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों बड़ी तगड़ी टीम्स थी, लेकिन खेल में हार जीत ज़ाहिर होती रहती है। जब दोनों टीमें ग्राउंड में उतरती हैं तो एक टीम जीतती है, एक हारती है। किससे कहाँ गलती हुई रज़ाक आपके मुताबिक, और मैच में वापसी मुश्किल कैसे हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की? देखिए, मैं समझता हूँ कि तो बैड लक रही, इस्लामाबाद की टॉस वो हारे, और उसके बाद जो इनके जो विकेटें गिरी हैं पहले 6 ओवरों में, ये इनके लिए नामुनासिब था। अगर 6 ओवरों में अच्छा स्टार्ट देते और विकेटें कम गिरती, 1 विकेट गिरती, तो मैं समझता हूँ 160-170 स्कोर होता। अच्छा, फाइनली ऑब्वियसली आप हमारे साथ हैं, ये सवाल तो हमने पूछना ही होता है हर किसी से कि आज जी कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच है और लाहौर कलंदर्स के सामने होंगे पेशावर ज़ल्मी, तो आपको इन दोनों मैचेस में फेवरेट कौन नज़र आ रहा है? देखिए, कराची है मेरे हिसाब से जिस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और उधर से लाहौर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और बैक टू बैक मैच खेलेगी, क्योंकि और पेशावर जो है वो पहला मैच खेल रही है, लाहौर का दूसरा मैच होगा, इसलिए लाहौर को एज दे रही। जी, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ थे और मैच पर एनालिसिस दे रहे थे। अच्छा, मेरा मैच हो चुका और जो होने वाला है, वाहिद एतराज़ ये था कि चूंकि फॉर दिस शो वी हैव टू स्लीप रियली अर्ली, तो कल चूंकि मैच 9 बजे स्टार्ट हुआ तो एंडिंग वाज आफ्टर मिडनाइट, और फिर बड़ा मुश्किल हो गया और देखने तो पड़ेंगे, आपको पता और फिर वो बिजली। और कुछ कराची की बात करते हैं, उरूसुल बिलाद की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, और मैं क्या कुछ कहूँ यानी टाइटल्स इतने ज़्यादा हैं, लेकिन जो बात होगी वो बिल्कुल इसके बरक्स होगी। हमने सुना था कि कमाऊ पूत को ज़्यादा बोटियाँ मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला बिल्कुल ही अलग है। मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाले कराची की हालत यह है कि रिहायशी एतबार से शहर का शुमार दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में किया जा रहा है, और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिहाइश और नाकाबिले रिहाइश शहरों की एक ताज़ा फहरिस्त शाया की है। क्या हो सकती है वो फहरिस्त? मुझे बहुत डर है कि आप आगे बढ़े, आगे वही होगा। खैर एनीवे, आपके सामने भी है। और जी, आपको ये बता दें कि इस फहरिस्त में उरूसुल बिलाद कहलाने वाले कराची का शुमार 10 बदतरीन शहरों में 7वें नंबर पर है। आप देख रही हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने शहरों की दर्जाबंदी, सहूलियात का मयार, यानी उनका क्राइटेरिया था, बिल्कुल सहूलियात का मयार, अमन व अमान की सूरत हाल क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसा है, तालीम और सेहत तक रसाई और दीगर अवामिल को सामने रखा। और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट शाया कि सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते लगातार कितने साल हो गए? बहुत, मतलब 13वां साल है। 13वां साल, जी बिल्कुल 13वां साल है, और बगैर किसी इंटरप्शन के 13वां साल है। लेकिन कराची का नाकाबिले रिहाइश शहरों में ये शामिल होना सिंध हुकूमत के लिए निदामत का मकाम है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भी इक़्तिदार में आने से पहले कराची के वासियों के लिए बड़े बड़े दावे किए, वादे किए, लेकिन अफसोस कि ये सब वादे बस इंतखाबी नारे ही साबित हुए। कराची आज भी बदतरीन मसाइल से दो चार है। ये भी सुन लें कि रिहाइश के लिए बदतरीन करार दिए गए शहरों की फहरिस्त में शामिल ज़्यादातर शहर
खाना जंगी और ग्रोही तसादुम का शिकार है। यानी अल्लाह ना करे हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे। हाँ, ये तो खैर बिल्कुल सिचुएशन है। ये इस वक्त आप सारी खबर सुना रहे हैं और मैं विजुअल्स देख रही हूँ साथ साथ, और अगर हम ना भी बता रहे हो ना कि क्या हाल है, तो हमारा देखने से पता चल जाता है कि हम इस लिस्ट में जो कि नाकाबिले रिहाइश शहर हैं उनमें ऑनेस्टली वी हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट। और ये खाना जंगी और ये ग्रोही तसादुम जो ये यानी अभी तक कराची में उस तरीके की सूरत हाल खैर अभी नहीं है, लेकिन ये कि ये सहूलियात का जो फुकदान है बिल्कुल वो ज्यादा ज़्यादा उसमें मतलब, और आई एम सॉरी टू से, और ये बात वापस पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे आ जाती है। ये एक ड्रीम होती है कि आपको इतना ज़्यादा टाइम मिले कि आप बिला झिझक किसी की रोकथाम के अलावा उससे बेखौफ होके आप जो प्रोग्रेशन करना चाहते हैं, इशू तो यही होता है, बेहतर करना चाहते हैं, आप यही है कि हुकूमत ये कहती है, हर हुकूमत के पास ये इशू होता है कि हमने 5 साल पहले देखा, मसले को देखा, फिर पॉलिसी बनाई और उसके बाद जब पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट किया, उसके समरात आने लगे तो फिर हमारी हुकूमत चली गई। लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं बन रही है। आइडियल सिचुएशन है, मतलब यू हैव और रादर यू हैड 13 years टू डू इट और आप उसमें नहीं कर सके। ट्रांसपोर्ट का आप देखिए मसला, फिर पानी का मसला, हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, चेक कर लें, बिल्कुल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं वो, और बड़े बड़े हाइड्रेंट्स। अब हाइड्रेंट के लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि छोटी जगह पे टैंकर भी खड़ा है, वहाँ हैवी मशीनरी भी है, गेट भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो वहाँ क्या देख नहीं सकते हैं। हम ये देखते हैं, वापस आ जाएं जी, हम ये कितना दिखाएंगे सुबह सुबह, ऑनेस्टली दोबारा से एक बहुत ही उदासी हो जाती है। और इसमें 2 इमोशंस हैं, एक तो शदीद किस्म का गम बिल्कुल और एक शदीद किस्म का गुस्सा। आई एम सॉरी, लेकिन गुस्सा भी साथ साथ आता है। वाई कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। आप ज़रा पूरे पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो कोने कोने से आके कराची में अपनी ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ हो जाए या फिर जो भी ट्राई करना चाहते हैं ज़िंदगी में, दे कम हियर टू डू दैट। और कराची का हाल अगर आप देखें तो ये है 13 years ऑफ ये वो बसेस हम दिखा रहे थे जो अपने बचपन में हम देखते थे, वो बसेस अभी तक चल रही हैं। नहीं आप देखें, जिनको तब भी नहीं चलना चाहिए था वैसे, फ्रैंकली। तो चलें, ये बात हो गई है, कैसी तो बात ये दुनिया एक्नॉलेज कर रही है और ये इतने मुझे पता है कैसी बात की मैंने। हाँ, बट मतलब चुन के ना कि कोई उदासी किस्म की कहानियां ही लाना, बट बात तो सही की है, लेकिन मूड ही ऑफ हो जाता है इस किस्म की बात से। और आपको बताएं कि कनाडा में मुस्लिम खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रोंदने के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास शदीद हो गया है। पाकिस्तानी निजात मुसलमान फैमिली के बहिमाना कत्ल पर आलमी दुनिया भी सदमे में है। पुलिस ने भी इतराफ़ किया है कि अफजाल फैमिली को सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा मिली। वाक़े की मज़म्मत करते हुए कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि नस्ली तासुब और इस्लामोफोबिया की मौजूदगी से इनकार मुमकिन नहीं। Islamophobia is real. Racism is real. You should not have to face that hate in your communities, in your country. We can and we will act. We can and we will choose a better way. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. और इस वाक़े के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर से आवाज़ें भी उठ रही हैं। आलमी बरादरी की मुश्तरका कार्रवाई से ही इस्लामोफोबिया का ख़ात्मा मुमकिन है, ये कहा जा रहा है। इस पर मज़ीद कुछ बात करेंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा, कनाडा के वाक़े ने बता दिया है कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और दुनिया को इसे संजीदा लेना ही होगा। तो मजमूई तौर पर महफूज समझे जाने वाले मगरबी माशरों में मुकीम मुसलमानों के लिए ये कितनी तशवीश की खबर है ये वाक़या? ये एक तशवीशनाक वाक़या है और साफ मालूम होता है कि बाज़ लोगों ने बाज़ मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से अपने तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि इस्लामोफोबिया एक दायरे में एक हकीकत है और मुसलमानों को भी और तमाम उन गैर मुस्लिम लोगों को भी कि जो अपने मुल्क के तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है।
डॉक्टर ज़हीर, कनेडियन वज़ीर आज़म ने मान लिया, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म भी दुनिया को समझा चुकी कि इस्लामोफोबिया ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। मुस्लिम अक़लियत वाले ममालिक से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा, कुछ डिफरेंस आएगा? कनाडा के वज़ीर आज़म और उससे पहले न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की बहुत ज़ोरदार रद्द अमल और अच्छे रवैये बहुत खुशाइंद हैं, और यकीनन उनके रवैयों की वजह से फ़र्क पैदा हुआ है। लेकिन ये जो वाक़यात होते हैं, चाहे वो इक्का दुक्का ही क्यों ना हो, ये असल में वो टाइनी माइनॉरिटी, एक बहुत ही छोटी तादाद में अक़लियत करती है कि जिनके दिलों में नफ़रत मौजूद है, नफ़रत पैदा की गई है, और वो ज़ाहिर है कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकते। ये और भी ज़्यादा इस मामले में इक़दाम किए जाएं। जितने भी लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशल वर्कर्स इसमें कोशिशें करें, कैंपेन चलाएं, उतना ही बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि सरकारी सतह पर जो इक़दाम किए जाएंगे या जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुआशरों की सोच बदलने की, यानी आवाम की सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए दुनिया भर के मुसलमान क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि लोग ये है कि कोई शख्स अगर किसी की जान लेता है, एक शख्स की जान भी लेता है, तो वो इतना घिनौना जुर्म है कि गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अगर कोई किसी की जान बचाता है तो वो इतना बड़ा अमल है नेकी का कि गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। लेकिन ये सारी बातें मौसर उस वक्त होंगी कि जब मुसलमान ममालिक अपने मुल्कों में, अपनी सोसाइटीज़ में गैर मुस्लिमों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, जान माल आबरू का और मजहबी आज़ादी दें कि जो वो चाहते हैं कि मुसलमानों को हासिल हो गैर मुस्लिम ममालिक में, गैर मुस्लिम सोसाइटीज़ में। बहुत शुक्रिया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ थे, और वो ये बता रहे थे कि क्या कुछ एज ए मुसलमान हमें करने की ज़रूरत है ताकि ये जो परसेप्शन लोगों का बन गया इसको तब्दील किया जाए। जी तो अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि बजट की ही बात से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये वी कैन नॉट कल ही होने वाला है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट। माली साल 2021-22 का बजट कल पेश किया जा रहा है, और हर बार की तरह हुकूमत अवाम दोस्त बजट पेश करने का वादा कर रही है। मुआशी तरक्की के दावों को तो अपोजिशन पहले ही झुटला रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने प्री बजट सेमिनार में हुकूमती मुआशी कारकर्दगी को शदीद मायूस कुन करार दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके हैं कि सेलेक्टेड बजट किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद में मामूली फ़र्क की वजह से बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान हो सकता था, लेकिन इस वक्त अपोजिशन का जो मसला है, अपोजिशन जमातें खुद एक दूसरे से उलझी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि पीपल्स पार्टी अब PDM का हिस्सा नहीं। मरीम नवाज़ ने वजाहत से क्या कहा, सुनिए। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती। ये आपने सुन लिया, और आपस की लड़ाइयों में फंसी अपोजिशन जमातें हुकूमत को खुद मनमाना बजट पास कराने का मौका दे रही हैं, और अवाम दोस्त बजट ना आया तो लोग सिर्फ हुकूमत नहीं अपोजिशन को भी जिम्मेदार समझाएंगे, क्योंकि पहले भी ये बात होती रही है कि PDM की हर बात में उनकी अपनी बातें थी। अवाम के मसाइल इतने हाईलाइट नहीं होते थे जितने उनके अपने होते थे, तो फिर ऑब्वियसली हुकूमत को भी ब्लेम करेंगे और अपोजिशन को भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी साथ नहीं दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून SN इकबाल साहब हमारे साथ हैं। SN इकबाल साहब, हुकूमत बजट लाने वाली है और अपोजिशन बार बार यकीन दिला रही है कि अगर बजट ठीक ना हुआ तो इसे पास नहीं होने देंगे।
ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ चल रही हों, एक तरह से आपस में राब्ते भी ना हो, तो ये मुमकिन ही कैसे होगा कि आप असेंबली में यकजहती दिखा सके? ये हम किस तरह माने? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कुछ रोज पहले एक इशाया दिया था जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को मदऊ किया था, और वहाँ पे सब अपोजिशन जमातों ने इस बात का अहद किया था कि अगरचे हमारे अपोजिशन के अंदर PDM या किसी और मामले पे इख्तलाफ हो, लेकिन बजट के मामले पे तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक मुश्तरका लाहेअमल के जरिए हुकूमत को टफ टाइम देंगी। और इस हवाले से जो बजट सेशन है उससे पहले, जो हर सेशन से पहले होता है कि अपोजिशन की तमाम जमातें आपस में राब्ता करती हैं, हम एक बड़ी जमात होने की हैसियत से अपोजिशन के तमाम दीगर जमातों से राब्ता करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो अपोजिशन एक भरपूर किरदार अदा करेगी। अच्छा एहसन साहब, अगर ऑपोजिशन के यही हालात रहे और हुकूमत अपनी मर्जी का बजट ले आई और पास भी करवा दिया, तो अवाम को शिकायत तो यकीनन ऑपोजिशन से भी होगी, तो इसका सियासी असर भी आपके ऊपर हो सकता है, ऑपोजिशन पर हो सकता है। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि जो बजट है वो नंबर्स के जरिए पास होता है, और अगर ऑपोजिशन के पास नंबर्स हों तो वो बजट को डिफीट करने की बजाय खुद हुकूमत बना ले। इस वक्त ऑपोजिशन जमातों की हो, तो चूंकि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जब तक वो उनके साथ चिपके रहेंगे अपने मफादात के एवज, तो हुकूमत के पास अगर नंबर्स हैं मेजॉरिटी के, तो यकीनन वो अपने बजट को बुलडोज कर सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन वहाँ पर जो उसका किरदार है और जो उसका रोल है कि वो भरपूर अवाम की, उनकी मुश्किलात की, और अगर कोई ऐसे टैक्स मेजर्स हैं जो अवाम दुश्मनी के जुमरे में आते हैं तो उन पर भरपूर एहतजाज भी करे, उनका रास्ता भी रोके, और इस हवाले से आप देखेंगे कि ऑपोजिशन जमातें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। अच्छा एहसन साहब, अब भी बजट आने में एक दिन है, शायद अब भी हुकूमत में से कोई आपकी सुन ले, तो अपोजिशन की जानिब से बजट के लिए कोई मोटी मोटी तजावीज़ आपके पास जो इस वक्त आप हमारे साथ शेयर कर सकें? जी, हमने तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्री बजट सेमिनार किया था, जिसमें जहां एक तरफ हुकूमत की मुआशी नाकामियों को उजागर किया, साथ ही साथ उनको तजावीज़ भी दी थी। और हम हर साल बजट के मौके पे अपनी तकारीर में ऑपोजिशन की तरफ से काउंटर प्रपोजल्स देते हैं। इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये खुद बजट नहीं बनाते। आज भी आप देखिए कि दुनिया में किसी मुल्क में बजट आने से 6 हफ्ते पहले वजीर खजाना तब्दील नहीं होता, 3 हफ्ते पहले सेक्रेटरी खजाना तब्दील नहीं होता। ये जो तब्दीलियां हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये बजट ये नहीं बना रहे। इनको तो ईमेल के जरिए IMF से बजट आएगा और यहाँ पे वजीर खजाना साहब ने उसको पेश कर देना है। हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया हुआ है, पाकिस्तान की मुआशी जो खुद मुख्तारी है उसको सरेंडर कर दिया है। जो वहाँ से अहकामात आते हैं उसके ऊपर ये अमल करते हैं। और अब भी इतलात हैं कि ये इस बजट में पेंशनर्स के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं और हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। इसी तरह गरीब लोगों पर अगर कोई ऐसा इन्होंने मेजर लिया जिसके असरात होंगे तो उसके ऊपर भी ऑपोजिशन भरपूर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ है और वजह फरमा रहे थे कि ऑपोजिशन अगर किरदार अदा करेगी तो फिर अवाम को रिलीफ पहुँचेगा, क्योंकि ऑपोजिशन का ही किरदार है कि वहाँ निशानदेही करे जहाँ कुछ कमी है या फिर आवाम को उसके समरात नहीं मिल रहे हैं बजट के, तो फिर ये कि सजेशंस भी उन्हीं की तरफ से आते हैं और आने भी चाहिए। लेकिन अगर मुत्तहिद हो ऑपोजिशन तो फिर वो उस तरीके से दो बड़े कंडीशंस होती हैं इस पे। अच्छा जी, दिस ऑल विल बी विटनेस टुमारो कि कल क्या होता है। मोहम्मद वसीम इज विद अस। मेरा सवाल सबसे पहले हमारे पास आए। हाँ जी, मेरा सवाल सबसे पहले जरूर। आपको क्या ऐसी जल्दी है कि आप 8 आपने नॉकआउट्स कर दिए 11-12 फाइट्स में से, कोई मतलब जल्दी होती है रिंग में उतरने के बाद जीतने की? वही राउंड्स खेला करें पूरे। आप 8 नॉकआउट कर दिए आपने। ये कंप्लेंट आ रही है। कंप्लेंट ये होता है कि बस कॉम्बिनेशंस पे अगर कोई लग जाए तो मतलब ज़्यादातर ये नहीं होता। टफ फाइट्स होते हैं, राउंड्स 12 राउंड्स जाते हैं बॉक्सिंग, लेकिन ये अच्छी बस कोई पंच लग जाए कि बॉडी शॉट्स लग जाए या कोई अपर कट। तो क्या माइक टायसन से मुतासिर तो नहीं? वो भी रिंग में आते ही बस कोशिश थी उनकी के ख़त्म किया जाए 1 मिनट में मामला। माइक टायसन तो मतलब वो हेवी वेट डिवीज़न में जो उसके पंचेस थे वो तो काफ़ी मशहूर है। उसमें उसके कोई आई थिंक
40 तक उसके नॉकआउट्स है। ऑफ कोर्स। तो वो तो एक मतलब हेवी वेट जो फाइटर्स होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा नॉकआउट्स होते हैं, जो फ्लाई वेट्स होते हैं लाइट वेट उनके काफ़ी कम होते हैं। लेकिन मेहनत की वजह से और जो है अपने पंच बनाने की वजह से और जो ट्रेनर्स आपके साथ मेहनत करते हैं उसकी वजह से तो आपकी कोई लकी पंच लग जाए तो उसमें नॉकआउट हो जाए। लकी तो आपकी तो बड़ी थॉट आपने बड़ा सोचा होता है उसके लिए। ये बताइएगा कि हर अपोनेंट के हिसाब से तैयारी होती होगी आपके मैचेस की, कौन सा अपोनेंट है आप उसको स्टडी करते हैं, और आपकी ऑब्वियसली एक अपना स्टाइल है, लेकिन आप अगले का भी स्टाइल देख रहे हैं कि क्या है? जी बिल्कुल, उनके वीडियोस देखते हैं कि लास्ट कोई 5 फाइट्स जो उसने खेले हों उसमें उसकी जो वीकनेस है वो देखते हैं कि उसने लास्ट टाइम उसको ज़्यादातर कौन से पंच है जो ज़्यादा उसको कनेक्ट होते हैं, तो उस पर फिर मेहनत होती है, ट्रेनर्स मेहनत करते हैं और जो हेड मूवमेंट्स है जितना आप काउंटर कर सकते हैं वो करते हैं। तो उस पर फिर ये होता है कि अगर उसमें कोई पंच लग जाए तो नॉकआउट भी हो सकता है, नहीं तो फिर डिसीजन पे आप फाइट जीत सकते हैं इजीली। अच्छा, स्टाइल ऑफ प्ले जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे नॉकआउट्स की, आपके भी नॉकआउट ज़्यादा हैं, तो मोहम्मद अली का भी एक खेलने का तरीका है कि वो कहते हैं ना कि फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी, तो वो आहिस्ता से थका के ओपोनेंट को, तो ये डिपेंड करता है आप कोई किसी भी मोड में आ जाते हैं अगर ओपोनेंट आपका ऐसा है जिसके खिलाफ आपको जो हिकमत अमली बनानी है, या फिर एक ही स्टाइल ऑफ प्ले आपका? जो डिफरेंट फाइटर्स होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दुनिया में मतलब अगर आप अमेरिका में फ़ाइट्स करें तो लोग ज़्यादातर मैक्सिकन स्टाइल को पसंद करते हैं। जो मैक्सिकन स्टाइल में ये होता है कि आप उसके साथ इन फाइट काफ़ी ज़्यादा है, पंचेस उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी क्राउड है, जैसे लास्ट फाइट साउल कैनेलो का हुआ था उसमें 80,000 का क्राउड था इस कोविड में। तो टेक्सास में फ़ाइट हुआ बिली जोस के साथ, जो हमारा ही लड़का है उसके साथ, लेकिन वो लड़का आई थिंक 8 राउंड में नॉकआउट हुआ, उससे स्टॉप हुआ। उसका ये जो चीक बोन का हड्डी है वो फ्रैक्चर हुआ, तो उस पर उन्होंने फ़ाइट स्टॉप कर दी। तो ये डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन यानी ये है कि आजकल ये मैक्सिकन स्टाइल ये है कि मिड सेक्शन में भी आप यानी आप ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, ये नहीं कि आप एक मतलब एक वो नज़र आ रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट ओवर। मतलब अगर आप वो एमेचर स्टाइल के जो फाइट्स करते हो उसमें काफ़ी आप मतलब भागते हैं, अपने आप को बचाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा रनिंग है, मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, उसमें फिर ये है कि जो क्राउड है वो काफ़ी बोर हो जाते हैं, उसमें ज़्यादातर पंचेस नहीं होते। मैक्सिकन स्टाइल में ये है कि पंचेस काफ़ी ज़्यादा है और आप उसके करीब ही। लेकिन वसीम मतलब द आइडिया इट्स अ स्पोर्ट, मतलब आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब इंसान मर सकता है ऐसी चीज़ में, बहुत डेंजरस और बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का स्पोर्ट है, और फिर ये भी फिक्र करना कि क्राउड एंजॉय कर रहा है कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। मतलब आपकी प्रायोरिटी तो ये होगी ना कि मैं रिंग में हूँ और मैंने जीतना है और अगले को हराना है। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे फाइटर्स है जैसे रिगिंडियाओ जो 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल है, और उसने जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की तो उसमें वो अनडिफीटेड ही रहे थे, काफ़ी उसने टॉप क्लास के फाइटर्स उसने बीट किए, वर्ल्ड चैम्पियंस उसने बीट किए, लेकिन उसका स्टाइल ही ऐसा ही था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो मैचर स्टाइल का, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा मतलब वो पसंद नहीं करते थे अमेरिका में। मैं बड़ी क्यूरियस हूँ, फ्लाई वेट मतलब उसमें आप जो हमें ब्रेक में बता रहे थे कि वो वेट क्या होना चाहिए जो आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है? 50.8 और ये है कि मतलब आपको 50.8 फ्लाई वेट है और सुपर फ्लाई है 52.2। तो वसीम ये इसको मेंटेन करना, एनर्जी भी रखना, मसल भी आपका, मतलब यू हैव टू फाइट आल्सो, ये बहुत मुश्किल है। तो आपकी स्पेशल डाइट्स होती है, नाप तोल के खाते पीते हैं, मतलब क्या होता है? बिल्कुल न्यूट्रिशन है, और जितने भी मतलब ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक वो आपको सब कुछ वज़न करके देते हैं, और डिफरेंट उनके हिसाब से ही खाना होता है। उसमें आप दिन में कोई 6 to 7 लीटर पानी पीना होता है उसमें आपको, और 2 टाइम ट्रेनिंग करना होता है आपको। तो उसमें तो हमारी जो देसी स्टेपल डाइट है बिरयानी, वो आपने कब से नहीं खाई? मैं तो मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं रहा। मुझे लग रहा था कि ये डेडिकेशन देखें कि 2018 तक वसीम नंबर 1 रैंकिंग में, नंबर 1 पे रहे वर्ल्ड रैंकिंग में 2018 तक फ्लाई वेट में। अब नंबर तो ये ऐसे ही नहीं होता, आसान काम नहीं होता। जबरदस्त, खैर जी बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट बाउट में आपको हम बेस्ट विशेस करते हैं कि आप नॉकआउट ही करें। हाँ, नॉकआउट इज द बेस्ट, मतलब इतना लॉन्ग ड्रॉन क्या करना। असल में जो फाइटर है ये जो सनी एडवर्ड्स है, ये
ज़रा मैराथन इसके साथ ट्विटर पे काफ़ी मेरा चल रहा है। अच्छा जी हाँ, तो वो भागता काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि ज़रा मैक्सिकन बस भागना ही है फिर उसने। नहीं नहीं नहीं, वो भाग जाएगा, भागने की उसे आदत है, वो भाग जाएगा। आप जब रिंग में उतरेंगे ना तो वो सनी जो है भाग जाएगा। पूरा पाकिस्तान जी आपके साथ है एंड वी आर रूटिंग फॉर यू, और इंशाल्लाह जब आप जीत जाएंगे तो आपसे दोबारा बात होगी एंड इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का परचम लेके जब वसीम उतरेंगे तो फिर सनी तो भागेगा ही ना। हाँ, मतलब सनी को भागना ही पड़ेगा, हो जाएगा, और ये हमें पता है कि ऐसा ही होगा। अच्छा, हम भाग नहीं रहे, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ज़ुहैब जी, मुश्किल दिन चले गए, मुश्किल दिन चले गए, मुश्किल दिन चले गए और अच्छा दौर आ गया। मैं आपको बता अच्छा, ये वो तो नहीं है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गई, यानी मुश्किलें हैं कुछ इसी की, ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी आ गई मेरे सही पहुंचे। लेकिन आपको बताएं कि वज़ीर आज़म समेत पूरी हुकूमत ऐलान कर रही है, सब ठीक हो रहा है। हुकूमत की तरफ से माशी और इक्तिसादी सतह पर अच्छी खबरों का ज़माना जो है वो चल पड़ा है। अच्छा बिल्कुल, हाँ। लेकिन इसके सम्राट आम आदमी तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे, ये है ना मसला। ये प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ये भी, इस पे भी सो व्हाट। अच्छा, महंगाई से बेरोजगारी तक तमाम मसाइल वही के वही हैं, और नए माली साल के बजट की मंजूरी के बाद आवाम को भी रिलीफ मैसर आएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग देख रहे हैं कि बजट में क्या मिल रहा है, गरीब को क्या मिलेगा। तो बजट क्या करता है, इस पर सबके अंदाजे हैं, सबके तज्जिए भी हैं। तो सीनियर साफ़ी तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा तज्जिया लेते हैं। बिल्कुल मज़हर साहब, वज़ीर आज़म और पूरी हुकूमत इस वक्त ये बात बार बार कह रही है कि अब सब अच्छी खबरें हैं और आइंदा भी अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। वी होप कि ऐसा ही हो। जाहिर है कि ये मुस्बत माशी आशारियों की बात हो रही है, तो एक आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए ये कितनी अच्छी खबरें हैं? बराह रास्त ग्राउंड लेवल पे उन्हें अच्छा माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा, ये आपकी क्या सेंस है? इस बजट में या वैसे वज़ीर आज़म की पॉलिसी में बिल्कुल एक मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, मईशत के मुस्बत इशारे ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन उसके असरात जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या एक आम आदमी की सतह पर किस हद तक जाएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की तनख्वाहों में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में इजाफ़ा हो, नौकरियों के ज़राए पैदा हों, इस तरह की नौकरियां जो पायदार नौकरियां हों उनके ज़राए पैदा हों। मुल्क में जो है वो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का एक तूफ़ान आया हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी नहीं जाती। ये सारी चीज़ें जब होंगी और इस तरह की जो है वो मुस्बत इशारे मिलेंगे जिससे लोगों का एतमाद बहाल हो, लोगों की जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो, उससे फिर ज़ाहिर लोग यही तवक्को करते हैं कि अगर वज़ीर आज़म ये बात कह रहे हैं तो अमली तौर पर ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे लोगों का एतमाद बहाल हो। जी अच्छा, मैं साहब ये कहिएगा कि ये जो ख़बरें हैं सारी और सियासी बयानात हैं, इसमें एक चीज़ तकरीबन गायब ही है, वो ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन की इस वक्त आपस में जिस तरह दस्तों गिरेबान है या बयानबाजी चल रही है एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये सबके सामने ही है। तो हुकूमत से अपनी मर्ज़ी के बजट की तरमीम तक अगर कराने की पोजीशन में ऑपोजिशन नहीं होती, तो फिर मुझे बताइए कि अवाम क्या ये सोचने पे हक़ बजानिब होंगे कि ऑपोजिशन भी इसमें उतनी ज़िम्मेदार है उनकी मिजरीज़ की जितनी कि हुकूमत है? आप क्या समझते हैं? कल बजट आ रहा है और उसके बाद जो अगला बजट आएगा, ये दो बजट मुझे लगता ये है कि ये ख़ासे हद तक गवर्नमेंट इनको रिलीफ देगी, क्योंकि ये याद रखें कि अगले 1-2 साल में इलेक्शंस होने, 2 साल बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो यकीनन गवर्नमेंट कुछ ऐसे इक़दाम करेगी, बजट इस तरह का होगा जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं हो। अपोजिशन तनकीद तो ज़रूर करेगी, लेकिन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो है इस वक्त हुकूमत अनाउंस करे जिससे रोज़गार में इजाफ़ा हो। अपोजिशन जो है वो इंतशार का शिकार है। अगर अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद नहीं हुई तो लोग ये ज़रूर सवाल अपोजिशन से करेंगे कि जब ऐसा बजट आ रहा था, जब इतनी महंगाई थी, तो उस वक्त आपके दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए था, उसके बदले आपके अंदर जो है इंतशार है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल में इजाफ़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और एब्सोल्युटली आवाम का भी यही सोचना है। बात सारी वही आ गई कि चलो हुकूमत से अगर किसी को शिकायत हो तो आप अपोजिशन की तरफ देखते हैं कि ये हमारी बात करेंगे, लेकिन वो भी ना करें तो वो आपस की लड़ाई में, वो आपस की लड़ाई में पड़े हुए। तो हम
और आपको पता ना, हम तो आवाम की आवाज़ ही पहुंचाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द सेंस एंड द फीलिंग इज़। और चूंकि हम बजट की बात कर रहे थे, तो बजट की तैयारियां जी चल रही हैं। बजट की मंजूरी के लिए अक्सरियत बड़ी अहमियत रखती है। इत्तेहादियों के साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप की हिमायत भी ज़रूरी होगी। बज़ाहिर जहांगीर तरीन के गिर्द एहतसाब का घेरा भी ढीला हो गया है। शेख रशीद समेत हुकूमती अरकान बार बार बजट के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप की हिमायत का यकीन दिला रहे हैं, लेकिन हुकूमत से ना जहांगीर तरीन ग्रुप खुश नजर आ रहा है, ना मुस्लिम लीग काफ। मुतालबात तस्लीम ना होने तक काफ लीग हुकूमती कानून साजी में साथ ना देने का ऐलान जो है वो कर चुकी है, जिस पर वफाकी काबीना में PTI और इत्तेहादी वुज़रा के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। और आपको बताएं कि ट्रेन हादसे पर भी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मुन्निस इलाही ने हुकूमत को आड़े हाथों ली। अगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो बजट की मंजूरी में शायद हुकूमत को कुछ मुश्किल भी पेश आ सकती है। इस पर ही बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी नसीम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, वक्त दिया आपने। जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप भी फिर इत्तेहादी भी, आपको लग रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी या फिर उसको टैकल कर लेंगे? ये नहीं, मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं। ये मैं आपको एक ख़बर देता जाऊँ, वो ये है कि ये तासुर अब गलत है कि वो बजट में कोई प्रॉब्लम आएगी, बजट पास होगा। इनको मैसेज दे दिया गया है तमाम ग्रुप को, कहीं भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको फंड्स मिल गए हैं, इनको पैसे मिल गए इनके अपने हलकों के लिए, अब ये खुश हैं। और दूसरी बात, ये जो असल बात ये है कि इनको एक मैसेज भी दे दिया गया, और ये बजट ये कौमी असम्बली में भी और इधर भी जहाँ जहाँ इनके मेंबर्स हैं, आराम वो बजट वो में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो फिर ये असेंबली में जो तल्ख कलामी हम देख रहे हैं, मतलब अपेरेंटली अगर एक ही पार्टी के लोग हैं तो खामोशी से उन लोगों को चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, लेकिन जब पब्लिक में नज़र आना स्टार्ट हो जाए कि ऑल इज़ नॉट वेल, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बजट पास होने के लिए भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे? असल में ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये PTI एक वाहिद ऐसी जमात है जिसको अपोजिशन जो ऐसी मिली है कि वो बड़ी फ्रेंडली अपोजिशन मिली, वो आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और ये PTI वाहिद जमात है, इसका कोई इसकी अपोजिशन नहीं, इसकी अपोजिशन इसके अपने अंदर ही है। ये जो इनके मसाइल है, ये जो आप देख रही हैं, जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वहाँ तक है। लेकिन इनको एक मैसेज क्लियर दिया जा चुका है कि बजट जो है, बजट हर सूरत क्लियर होगा। ये बिल्कुल गलत तासुर है कि कोई ये समझ रहा है कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं या जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी या किसी और ग्रुप की वजह से प्रॉब्लम आएगी। कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ तक जहांगीर तरीन ग्रुप का सवाल है, उनकी रिपोर्ट भी तकरीबन मेरे इतलात के मुताबिक, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, वो कम्प्लीट हो चुकी हुई है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है नसीम कुरैशी साहब, तो बताएं ना, क्या कंप्लीट हो गई है? तो क्या उसमें क्या चीज़ें हैं जो आवाम को पता चलनी चाहिए? जी, बातें जो है ना कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जो कहीं और चली जाती हैं। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि बजट पास होने के बाद हालात कुछ चेंज होंगे, बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी। और ये जहाँ तक ये रिपोर्ट का ताल्लुक मुझसे पूछ रही हैं, ये कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसके बाद जो है ना, इमरान खान का जो एक उनकी PTI गवर्नमेंट का जो एक मंशूर है तो इंसाफ देना, क्योंकि अभी तक कहीं भी किसी भी केस में कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ रिजल्ट कहीं भी सामने नहीं आया कोई ऐसा। अगर जहांगीर तरीन के कॉन्टेक्स्ट में अगर जल्दी से बात की जाए, आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट वगैरह और ये घेरा तंग होगा, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, घेरा तंग होगा। इन्वेस्टिगेट वो उसमें जो वाजिद ज़िया साहब की तब्दीली से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाजिद ज़िया साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पनामा JIT में एक उनकी रिपोर्ट के ऊपर आज नवाज शरीफ साहब मुल्क बदर हैं, वो मुजरिम करार दिए गए हैं और नून लीग को बड़ी मसाइल का शिकार है और वो बड़े मजबूत असा के मालिक हैं। उनको हटा देना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट, उनका इस रिपोर्ट से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था। अगर हटाना मकसूद होता, जैसी बातें की जा रही है मकसूद है, डॉक्टर रिजवान को हटाया जाता और उनको डॉक्टर रिजवान को हटाया जाता, मतलब खुदा बख्श साहब को हटाया जाता, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। उनका इस इंक्वायरी के साथ कहीं भी ताल्लुक नहीं था। राइट, नसीम कुरैशी साहब, अभी आपने थोड़ी देर बाद कहा था कि बजट के बाद कुछ बड़ी तब्दीलियां होंगी, तो वो तब्दीलियों से अब आजकल हमें डर भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बताएं किस किस्म की तब्दीलियां, क्या ये हुकूमती तब्दीलियां और बड़ी अच्छी तब्दीलियां हैं, आवाम के लिए कुछ बेहतरी है, उसमें तब्दीली है, अब क्या इशारा क्या है आपका?
जी बिल्कुल, अवाम की बेहतरी के लिए तब्दीलियाँ होंगी। देखें अब बहुत सारे मामला जो चल रहे थे चल गए, अब पीटीआई के पास, पीटीआई गवर्नमेंट के पास 2 साल तकरीबन 2 साल रह चुके हैं बकाया। अब उसमें इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है, ये तय कर लिया, ये फैसला हो गया है कि अब डिलीवर करना है। उसके लिए बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं जी, यानी फैसला हो गया है कि डिलीवर करना है और आवाम की बेहतरी के लिए ये तब्दीली होगी। राइट, नसीम कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स देने का। समटाइम्स वी गेट एन अपडेट एंड देन वी हैव मोर क्वेश्चंस, लेकिन वक्त की कमी होती है। लेकिन एक इख्तलाफात जो है ना वो बातचीत से ही हल होने चाहिए। अब ये कि कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि यही तकरीबन डिस्टेंस था और पंच कुछ हो गए थे, तो वो फिर इसलिए बाज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब तो हमें क्लीन चिट मिल चुकी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कल मिलेंगे, कल मिलते हैं हम। अल्लाह।